बहुत अच्छा मिलते हैं, है ना। और ऐसे ऐसे आपको कंप्लीटली वेक्टर थ्री के 4 से 5 क्वेश्चन तो दिख जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, मिनिमम 3, मतलब 3 to 4 to 5 आपको पक्का पेपर में दिख ही जाएंगे। तो आप पेपर में जाते ही ना, पहले अगर आपको कॉन्फिडेंस आए, लगे कि हाँ भाई डुएबल सवाल होते हैं, अच्छे सवाल, बहुत गंदे कैलकुलेशन वाइज तो नहीं है, बट हल्का फुल्का अगर दिमाग लगाया जाए तो सवाल बन जाएंगे। तो जाते ही सबसे पहले आप इस सवाल को बना लो, और उसमें भी मैं हमेशा कहता हूँ ना, इस साइन का जरूर यूज कर लेना, ठीक है। कि इसको बनाने हैं, इसको बिल्कुल नहीं बनाने हैं, नहीं आता है देख के ही पता पता चल जाएगा, पढ़ के ही। और ये थोड़ा टाइम देने के बाद सोचेंगे, ये हमेशा मंत्र काम करता है। ये बहुत सारे बच्चों ने बहुत बार इस मंत्र का यूज किया, है ना, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। बच्चों लोगों ने नहीं बताया, इधर अच्छा किए ऐसा कर लेने के बाद, है ना, क्योंकि असली गेम अभी क्वालिफाई का है ना। फाइनल तो बाद में आएंगे, ठीक है। फिलहाल बिना बकवास किए हुए चलते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है। द थ्री वेक्टर्स ए बी सी सच दैट सी इज co-planar with a and b, yes, and a dot c is equal 7 and b is perpendicular to c, जहां पे a और b वेक्टर दे रखा है, तो अपने को बेसिकली ए बी और सी वेक्टर भी फाइंड करना है, राइट। और जैसे ही सी वेक्टर निकल जाए, उन तीनों वेक्टर को ऐड करके उसका स्क्वायर कर देना है, यही है सवाल में, ठीक है। अब देखिए इस सवाल की खासियत क्या है, खूबसूरती क्या है, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो अपने पास दे रखा है ना। ए दे रखा है सर, बी दे रखा है, बस ये सी कोई बता दे सर, तो मैं ऐड करके स्क्वायर कर लूंगा, ठीक है। ये कितना आसान काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन सी इतने आसानी से कोई बताएगा नहीं ना। बस 2-3 इंफॉर्मेशन है, बोल रहा है कि सी इज को प्लेनर विद ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ए एंड बी, है ना, कंप्लीट देख लीजिए कि सी ना एक वेक्टर है जो कि ए एंड बी के ही प्लेन में है, एंड ए डॉट सी इज इक्वल 7 एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी। मतलब इतना इंफॉर्मेशन काफी है इस सी वेक्टर को जानने के लिए, और ए वेक्टर दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, कि अगर कोई वेक्टर, राइट, उसी प्लेन में लाई करे, ठीक है, यानी कि को प्लेनर हो, तो उसके केस में हम लोग कौन सा आइडिया लगाते हैं, कौन सा दिमाग लगाते हैं, ये आपको सोचना होगा। तो अगर आपको याद हो हल्का फुल्का भी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको पता होगा, है ना। और हालांकि ये किसकी इक्वल है, ये बच्चे बच्चे को पता होता है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, राइट। जब भी कोप्लेनर विथ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर होना, राइट, तो समझ जाना कि एक कोई सी वेक्टर है, इस लाइन को पढ़ करके सी इज कोप्लेनर विद ए एंड बी। हाँ, बेसिक है, ये कहेगा वेक्टर प्रोडक्ट है ना, डिलेटेड है, डिलेटेड है। जी हाँ मेरे भाई, मैं भी कह रहा हूँ डिलेटेड है ना। और डिलेटेड है, लेकिन ये कहेगा ये वीटीपी नहीं है ना, ये कहेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का, ये नाम नहीं लेगा वो, है ना, दो वेक्टर का है ना। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट में क्रॉस दिखा है बस। क्योंकि क्योंकि ये देखिए ना, बहुत बहुत प्यारा सा डेफिनेशन, तीनों को तीनों अगर मैं लेता तो कायदे से ये वीटीपी बनता, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बी सी वेक्टर इज को प्लेनर विद ए एंड बी, राइट बच्चा। तो को प्लेनर विद ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, कि अगर आप सी को इक्वल करना चाहते हो, तो आप बी वेक्टर के साथ और ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो इससे आप ये बोल पाओगे कि ओके, स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो आपने ऐसे सीखा था कि 3 वेक्टर है ए बी सी, तो ए क्रॉस बी उसके डायरेक्शन में होगा, और एक सी वेक्टर है ना, जो उन दोनों के प्लेन में होगा। यहां तक समझे क्या, ये था इसका मतलब। अगर कभी भी सी वेक्टर इज को प्लेनर विथ ऐसा दो वेक्टर के फॉर्म में दे दे, तो आपको ये लिख लेना चाहिए, है ना। अच्छा, ए क्रॉस बी आप लिख सकते हो, बी क्रॉस ए क्रॉस बी भी आप लिख सकते हो, ऐसा भी। ये बताओ अनुष्का, यहाँ ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या। ये वीटीपी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, है ना।
क्योंकि मैं अच्छे सवालों को ही डिस्कस करूंगा ना आपके सामने। मुझे पता है कि चिल्लर चिल्लर सवाल तो आप देखते ही निपटा दोगे, तो घबराना मत कि सर ये सवाल हो ही नहीं रहा है मेरे से। हाँ, ये अच्छे सवाल ही मैंने प्रकट किया है जिसको मैं सिखाऊंगा ही। हाँ जी। अच्छा, ये इसकी इक्वल होगा एग्जैक्टली। अब मुझे वो पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर होगा, इसलिए हमने लेमडा से ही किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, कि ये उसके डायरेक्शन का वेक्टर मिलेगा, सी वेक्टर के डायरेक्शन का मिलेगा, बट लेमडा से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्टली सी वेक्टर अपने पास आ जाए। ठीक है, अब यहां से आपके पास ए और बी वेक्टर दिया है ना, तो ए और बी वेक्टर पुट करके वो जेई मेन वाला सॉल्व करेगा और कहेगा कि ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है। लेकिन हम लोग तो बेसिक बेसिक आइडिया जानते हैं कि सर ये इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1 2 3। याद है क्या? 1 2 3, यानी कि बी वेक्टर है ना। ऑडियो ऑडियो सब कुछ क्लीन, ओके, नो प्रॉब्लम, पक्का? बता दीजिएगा कुछ टेक्निकल इशू हो तो। हाँ, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, 1 2 3, यानी ये 1 2 3 माइनस 1 3 2 1 3, राइट। 1 2 3 हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद 1 2 3 और 1 2 3, 1 3 2 और 1 2 3। हाँ, ये ठीक है। ये फॉर्मूला याद आया क्या, ये कैसे होता है? अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे रखा है तो ये इक्वल हो जाता है 1 3 2 माइनस 1 2 3 के रूल पे। यानी कि ए डॉट बी, सॉरी, ए डॉट सी और उसके बाद बी माइनस ए बी सी। इसको याद रखना, ये तरीका है। ठीक है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, राइट। और अगर जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो जेई ऐसे नहीं सॉल्व करेगा, वो ए और बी वेक्टर को पुट कर देगा और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देगा। समझ रहे हो तनिष्क? और बी वेक्टर की जगह डाल देगा और फिर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा, और लंबा हो जाएगा। क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, तो आपको इसमें बहुत मेहनत लग जाएगा कि आप पहले ए क्रॉस बी निकालो, और जो भी आया उसका नाम डी वेक्टर कर दो, और उसके साथ फिर से आप बी क्रॉस कर दो। तो इसमें काफी टाइम लगेंगे, काफी समय बर्बाद होगा। तो बस इसको जानते हैं हम लोग, डायरेक्ट सी वेक्टर को लिख लेते हैं। अब बताइए, सी वेक्टर इज इक्वल क्या हो गया अपने पास, लेमडा, है ना। और बी वेक्टर का स्क्वायर यहाँ पे है अपने पास, ये 2 + 1, डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दूं मैं। ये मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर होता है। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है। सेकंड की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी वेक्टर का प्रोडक्ट किया जाए, है ना, डॉट में, तो वह उसके मॉडुलस के स्क्वायर की इक्वल होता है। ये पता है ना। तो ये वी वेक्टर है अपने पास, तो वी वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा? वी वेक्टर का मॉड हो जाएगा 4 + 1। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 5 लिख दो, है ना। और उसके साथ साथ ए वेक्टर लिख दो। ए वेक्टर अपने पास है आई कैप निगेटिव में प्लस जे कैप प्लस के कैप, और माइनस का ए डॉट बी आपको निकालना होगा, राइट। ए डॉट बी आपको निकालना होगा। तो आप यहाँ से ये देख लो, तो ये आ गया -2, और जे कैप वाला आपके पास है 0, और के कैप वाला हो गया 1। ओवरऑल ये आ गया -1। तो ए माइनस बी हो गया -1। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस का 1 लिख दोगे, और बी वेक्टर फिर आप सबको दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप। बताइए, ये 10 सेकंड में नहीं हो जाएगा अगर फॉर्मूला याद है तो? यहाँ तक समझे क्या? इससे समय बचेगा ऐसे कि सर सी वेक्टर आ गया, बस लेमडा से मल्टीप्लाई है। अच्छा, ये लेमडा से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, ये आपको पता है ना? क्योंकि ये सी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। ये बी क्रॉस ए क्रॉस बी ना सी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, एग्जैक्टली वही वेक्टर नहीं होगा। एग्जैक्टली उस वेक्टर को बनाने के लिए हमने लेमडा किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वो इसकी इक्वल हो जाए। तो फिलहाल अगर यहाँ से सॉल्व किया जाए, तो यहाँ से अपने पास -5 अल्फा 5, सॉरी, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप आया, राइट। और ये माइनस माइनस प्लस बना, +2 आई कैप प्लस के कैप बना। ओवरऑल अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सी वेक्टर अपने पास दिखेंगे क्या, -3 आई कैप, है ना, +5 जे कैप +6 के कैप। बताइए, यहां तक समझे क्या? ये अपने पास कौन सा वेक्टर आ गया, सी वेक्टर। क्यों सर, आपने सी वेक्टर को तो निकालना ही असली काम, राइट ना। अब सी वेक्टर और
ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपने पास दे रखा है, कितना है 7, है ना। सी और ए का डॉट प्रोडक्ट 7 है, तो यहां से मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ए वेक्टर भी अपने पास गिवन है तो लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो माइनस आई प्लस जे प्लस के, और लेमडा भी है मल्टीप्लाई में, और उसके साथ साथ -3i प्लस 5j प्लस 6k इज इक्वल 7। अब बताओ लेमडा निकला यहाँ से इजीली, और जैसे लेमडा निकलता सी वेक्टर निकल गया, है ना। तो ये तो मैं बोल बोल के कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। डायरेक्टली तो आप अटैकिंग करोगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, राइट, इज इक्वल 7 हो गया। तो लेमडा इज इक्वल, अच्छा इसमें हमेशा ध्यान रखना कि कैलकुलेशन वाइज बहुत कुछ अपने दिमाग में करते हो, राइट ना, ये बच्चा वाला मैथ्स है नहीं, तो जब बहुत कुछ दिमाग में करते हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक का चांस बढ़ता है, तो आप हमेशा धीरे धीरे चला कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 14, एम आई राइट, राइट। अगर 14 आ गया तो ओवरऑल लेमडा इज इक्वल 7/14, यानी कि 1/2 आ गया। बताओ ये सही है क्या। लेमडा का वैल्यू जैसे ही 7 आ गया तो सी वेक्टर को हम लोगों ने जान लिया कि सर ये 1/2 हो गया, माइनस का 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। क्या कहते हो बच्चा। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करके निकाल लोगे क्या। मैं इसको हटाऊं, ये की कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे लिखा था। बताइए, न्यूमेरिकल आंसर है, न्यूमेरिकल आंसर में मेहनत तो होता है, फाइनल आंसर तक आना होगा, ठीक है। और जेई मेन के लिए 2024 के लिए बिल्कुल सटीक सवाल सब हमने उठाया है आज, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लो, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो आ गया अपने पास 1 और हो गया -3/2। तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ क्या, या फिर ऐसे मैं लिख लूँ, एक स्टेप मैं बढ़ा ही दूँ ताकि आपको दिखाई दे। -3/2, वेरी गुड, आई कैप हो गया ये, और जे कैप के बगल में आप बता ही दो 1 प्लस 0 प्लस 5/2 जे कैप, और के कैप के बगल में भी बता दो आप, के कैप के बगल में 1 प्लस 1 प्लस 3 के कैप, है ना। अब बताइए इसका मॉडुलस का स्क्वायर, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर मॉड निकाल लेंगे, है ना। ये कितना हो गया, आई कैप के बगल में क्या दिखा ये बताओ, आई कैप के बगल में बच्चा ये हो गया 1 और -1/2, और यानी कि -1/2 आई कैप, ये सही है, -1/2 आई कैप, प्लस ये हो गया 5/2 और ये 7/2 जे कैप, हाँ, और ये हो गया आपका 5 के कैप का मॉडुलस का स्क्वायर, है ना। अब इसका मॉड निकालना है और फिर स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख लो 1/4 प्लस 49/4 प्लस 25, है ना। सिंप्लीफाई करूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो रूट के अंदर वाले को हटा दूँ, तो 1/4, एलसीएम आ गया 4, तो ये हो गया 1 प्लस 49 प्लस 100, क्या कहते हो। अब ये इसे कटा 2 टाइम्स में, तो ये हो गया 150/2, द आंसर इज 75, आया क्या 75 इज द राइट आंसर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में इतना मेहनत करना होगा फाइनल आंसर तक आने के लिए, समझ रहे हैं ना। अब इसमें क्या क्या की कॉन्सेप्ट लगा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया और हमने कैसे डील किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सर ये वाला जो सबसे क्लासिकल स्टेप था ना, वन ऑफ द बेस्ट स्टेप ये था। कंप्लीट सवाल में अगर आप ये स्टेप उठा लेते ना, सवाल देखते ही डन हो जाता। अब सर ये स्टेप कैसे उठाया जाए, तो ये स्टेप बार बार आप याद करो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब क्या हो, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो कोप्लेनर होता है ए क्रॉस बी दोनों का, ए का भी और बी का भी। और यहाँ पे ये बोल दिया है ना कि सी इज परपेंडिकुलर टू बी इज परपेंडिकुलर टू सी, है ना। तो बी और सी का परपेंडिकुलर भी है, तो इसका मतलब पक्का कि वह सी क्रॉस सी वेक्टर जो होगा वो बी क्रॉस ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। समझे क्या यहाँ से। सी वेक्टर इज, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे कि अब अगर आप ले लो ए वेक्टर अपने पास गिवन है, बी वेक्टर गिवन है ना।
वैसे भी हो जाएगा। और एक ये भी इंफॉर्मेशन है कि बी और सी ना, कोई सी वेक्टर एज्यूम कर लो, ठीक है, सी वेक्टर एज्यूम कर लो लाइक एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है, और बी और सी का परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, तो एक्स वाई में एक इक्वेशन मिला, है ना, और फिर ए और सी भी जीरो 7 कर दो, तो वहां भी एक इक्वेशन मिला, और उसके बाद जो आप बोल रहे हो वहां से एक इक्वेशन मिला। तो तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल को सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ना, समझ रहे हो ना। तो हमेशा ज्योमेट्रिकल जो इसका मीनिंग था, डेफिनेशन था, हमेशा उस पे चलना बहुत फायदेमंद रहता है। अगले सवाल पे चलूं मैं? जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मेरे को कितने पेन चाहिए, 3-4 पेन चाहिए, हाँ। मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? मेरे कैमरे पे आ जाइएगा, ठीक है, जिसमें मेरा वीडियो भी आता है, ठीक है। चलो एक पेन गया, दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? ठीक है। तो ऐसे ना, एक ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है कोई, और ये कोई बी वेक्टर है, राइट, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये देखिए, ये ए वेक्टर, ये दो पेन आप समझ लो, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दिखाई दिया, दो वेक्टर, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर, ये जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, राइट, वो वेक्टर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर, हाँ या ना, उसका डायरेक्शन, समझ रहे हैं, जो उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर वो फिजिक्स में यूज कर रहा है। अब मैं तीसरा वेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये रहा। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और ये कोई कोई इन दोनों के वेक्टर से बन के बनाया है एक तीसरा वेक्टर है ए क्रॉस बी। अब प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि कोई चौथा वेक्टर प्रकट हो गया, उसका नाम है सी वेक्टर। कोई चौथा वेक्टर देखिए यहां पे आ गया, चौथा वेक्टर ये रहा, ये सी वेक्टर, ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, दिख रहा है, ए दिख रहा होगा, बी दिख रहा होगा, ए क्रॉस बी दिख रहा होगा, और ये कोई सी वेक्टर है, ठीक है। तो अब गौर फरमा के देखो, ए क्रॉस बी, ये वेक्टर का और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, है ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो अब मैं कोई पांचवा वेक्टर ले रहा हूं, वो हमेशा ए और बी के प्लेन में ही तो आएंगे, नहीं, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस जो होगा वह ए बी के प्लेन में आ जाएंगे। ये समझे क्या? ऐसा है कुछ डायग्राम, नहीं, है ना। तो हमेशा जब भी कोई दो, ये जो है ना सी, तो अगला वेक्टर अगर मैं ब्लू कलर से अब 2D में ही दिखा दूं, अगला वेक्टर जो आया ये आया ए क्रॉस बी क्रॉस, सॉरी ए क्रॉस ए क्रॉस, कोई तीसरा वेक्टर के साथ अपन ले लेते हैं क्रॉस, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, राइट ना, तो ये ए और बी के ही प्लेन में वापस से आ जाएंगे, है ना। तो अब इसको एक बार पेन के साथ खेल के देखिएगा कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी ये होगा, सी कहीं भी है, सी को कहीं भी हमने टांग दिया, राइट, फिर उन दोनों का क्रॉस करोगे तो ये दोनों के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये इसके भी परपेंडिकुलर होने चाहिए और इसके भी परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना, दोनों वेक्टर की, क्योंकि उसका क्रॉस उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है। ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। और वीटीपी का और एसटीपी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वॉल्यूम ऑफ, याद है क्या, एसटीपी का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, पैरेललो पाइप पता है ना, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप होता है इसका, वो एसटीपी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना, बॉक्स एबीसी। और इसका ज्योमेट्रिकल नहीं उतना आसान, उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मली ए डॉट बी क्रॉस सी से आप ओपन कर लेते हो, या ए क्रॉस बी डॉट सी से ओपन कर लेते हो, है ना, तो इन दोनों में से किसी से भी काम बन जाता है, क्योंकि एक डॉट, एक बार क्रॉस सॉल्व करते ही डॉट लाते ही आसान हो गया, फिर एक बार क्रॉस इन दोनों को कर लो, फिर डॉट के साथ कर लो, तो ईजी हो जाते हैं। लेकिन वीटीपी का ये जो डेफिनेशन हमने यूज किया ना, इसको ध्यान रखना, इससे सवाल इजी बन जाए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप अटक जाते हैं।
आगे बढ़ूं क्या मैं? हेलो हेलो, आगे बढ़ा जाए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार पढ़िए ध्यान से, कोशिश कीजिए और आइडिया जरूर शेयर कीजिए। ए वेक्टर दे रखा है 1 2 -1, बी वेक्टर दे रखा है 1 -1, सी वेक्टर दे रखा है 1 -1 -1। ए बी सी आज लो तीनों दे दिया है ना। इफ आर इज अ वेक्टर सच दैट आर क्रॉस ए इज इक्वल सी क्रॉस ए और आर क्रॉस बी 0 है, तो आर क्रॉस ए किसके इक्वल होगा? यानी इस पूरी, हाँ हाँ, दोनों साइड बी से क्रॉस लेने पे अपन वीटीपी क्रिएट कर लेंगे, वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ए भी दिया है, बी भी दिया है और सी भी दिया है। एक आइडिया ये। और बेसिकली हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? आर वेक्टर ढूंढ रहे हैं। जैसे ये आर वेक्टर मिलता है यहाँ पे पुट करके दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के एक न्यूमेरिकल आंसर ला देंगे, है ना। लेकिन ये जो है ना बच्चा, ये सबसे काम का है। ये आपके सामने फर्स्ट टाइम नहीं आया, ये आज से पहले बहुत बार आता था। ये आर क्रॉस ए जो है ना, इसको दूसरे तरीके से अब मैं देखता हूँ, है ना, क्योंकि एक बात बच्ची बोल दी वो भी सही है ना। बोथ साइड ए क्रॉस ले लो, फिर आर वेक्टर को एज्यूम कर लो। वेरिएबल्स को हमेशा कम करने की कोशिश करना है वेक्टर थ्री, राइट। इसीलिए वेक्टर थ्री में कार्टेशियन वाला जो अप्रोच होता है ना, एक्स वाई जेड लेकर के चलना, वो डिफिकल्ट हो जाता है, और वेक्टर वाला हमेशा इजी हो जाता है। और दोनों से आंसर आते हैं, ये ऑलवेज रिमेम्बर, राइट। बच्चे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वो करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आर क्रॉस ए इज इक्वल सी क्रॉस ए है, हाँ या ना। और अगर ऐसा है तो क्या मैं इसे आर क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए इज इक्वल 0 लिख सकता हूं? कहो हाँ या ना, बताओ बताओ। और अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो दोनों में से मुझे ना ए कॉमन दिख रहा है, और ए कॉमन के लिए मुझे हल्का सा और काम करना होगा, और उसको ऐसे लिख देना चाहिए। बताइए, सी क्रॉस ए को ए क्रॉस से लिख दिया, माइनस को प्लस बना दिया, है ना, ताकि मैं यहां से अगर ए वेक्टर कॉमन ले लूं, ठीक है, तो बताइए क्या आ जाएगा? ए वेक्टर अगर कॉमन ले लिया जाए, तो पहले ए वेक्टर सर अगर आप कॉमन ले लेते हो, है ना, तो आर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मिला इज इक्वल 0। यहां तक समझे क्या? बताओ हाँ या ना, पक्का? अच्छा, ये क्या आपको पहले पहले देखा हुआ है क्या? कभी आपने देखा था क्या इसे? आपने ऐसा देखा था, आर वेक्टर इज इक्वल ए प्लस लेमडा बी वेक्टर के फॉर्म में, याद है? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ऐसा ही कुछ क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, जिसमें कि ये जो होता था ये आपका पासिंग पॉइंट, और ये जो होता था आपका पैरेलल वेक्टर, राइट तनिष्क? यहां तक समझे? अच्छा, जब हमने ऐसा किया और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो, गौर फरमाना, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? पहले दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, तो आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर को अगर मैं कोई लिमडा से मल्टीप्लाई कर दूं ए वेक्टर में, तो उसे मैं इक्वल भी कर सकता हूं। बताओ हाँ या ना, बोलो, ये समझे क्या? नहीं, ये क्या हो गया बताइए? दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, यानी दोनों के बीच का एंगल है, यानी दोनों पैरेलल है। दोनों पैरेलल है तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ किसी लेमडा से मल्टीप्लाई करके, और यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आर वेक्टर किसकी इक्वल हो गया? माइनस सी वेक्टर प्लस लेमडा ए वेक्टर। गॉट इट? बताओ यहां तक? अब देखिए, हमने इस फॉर्म में इसको ला दिया ना, यानी कि ए वेक्टर पैरेलल है, माइनस सी वेक्टर से पास कर रहा है, तो माइनस सी तो बस डायरेक्शन दिखा रहा है, प्लस सी भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है।
तो आर वेक्टर में, ए वेक्टर में और सी वेक्टर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हुए एक लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा लिख लिया। अब चलते हैं सवाल पे। अब क्या क्या दे रखा है? दे रखा है सर कि आर डॉट बी जीरो की इक्वल है ना। तो अगर आर डॉट बी वेक्टर जीरो की इक्वल है तो क्या मैं आर वेक्टर की जगह पे ये कंप्लीट लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना, है ना। आर और डॉट बी है तो आर वेक्टर की जगह पे मैं ये लिख लेता हूँ, क्योंकि आर तो अननोन है और उसमें लेमडा भी है अपने पास। और बी वेक्टर की जगह पे मुझे लिख लेना चाहिए आई कैप माइनस जे कैप इज इक्वल जीरो। यहां तक समझे क्या? है ना। और सी वेक्टर भी गिवन है, ए वेक्टर भी गिवन है, यहां से लेमडा निकल जाएगा। कहो हाँ या ना, आया। अब लेमडा को यहां से निकालते, जैसे लेमडा आ गया यहाँ पे आप पुट करोगे। देखो एक लाइन में बना ना, हमेशा अप्रोच होना चाहिए और इतना कैलकुलेशन तो करना ही होगा। अब सोचो कि सी वेक्टर जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे, है ना, ये हो गया माइनस आई जे के, राइट। और उसके साथ साथ प्लस, सब में माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, राइट। और फिर लेमडा ए वेक्टर के बगल में हो गया आई प्लस टू जे माइनस के। और इस पूरे का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? आई माइनस जे के साथ। और उसके बाद जीरो की इक्वल करना है। तो लेमडा का वैल्यू आया, लेमडा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आर वेक्टर आया, और आर वेक्टर जैसे आया तो आर डॉट निकाल लेंगे। बताओ, ये बढ़िया कैलकुलेशन था, है ना। अब मैं कर दूं इसी बातों को कैलकुलेट, यही था इसका कोर कॉन्सेप्ट, कि ये जब भी ऐसा दो वेक्टर देना आपको एक अननोन वाला, तो हमेशा इसे इस फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि इस फॉर्म में लाने से आप आर वेक्टर को दो ऐसे वेक्टर में लिख लेते हो ऐड करके जिन दो वेक्टर के बारे में आपको आइडिया है। बस लेमडा कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, और वो कांस्टेंट एग्जैक्टली नहीं पता होता है ना। कभी कभी वो कांस्टेंट वन होता है तब तो तुक्का भी काम आ जाता है, लेकिन जब वो लेमडा वन नहीं होता है तब अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो मुझे लेमडा का वैल्यू यहाँ से जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा। फटाफट हम लोग कर लें। तो लेमडा का वैल्यू सबसे पहले आप देख लीजिए, आई कैप और आई कैप। तो ये आ गया माइनस वन प्लस लेमडा। क्या कहते हो बच्चा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में जे कैप के बगल में देखिए, तो यहाँ से आ गया आपके पास वन माइनस, सॉरी प्लस टू लेमडा इंटू माइनस वन, तो यहाँ पे हमने माइनस वन कर दिया। और के कैप जीरो है तो इसको गायब ही कर दो। बताओ अनुष्का, ये समझ में आया हमने क्या किया? हमने इन दोनों को ऐड भी किया और फिर डॉट भी किया, और के वाला टर्म जीरो है इसलिए हमने के वाले को लिया ही नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया माइनस वन प्लस लेमडा माइनस वन माइनस टू लेमडा इज इक्वल जीरो, राइट। वन से वन कैंसिल हो गया, और ओवरऑल अपने पास क्या आ गया? माइनस लेमडा इज इक्वल जीरो, है ना। कहीं देख लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भयंकर हो जाएगा फिर सवाल। ये वाला एक बार चेक कीजिए, क्या ये डॉट प्रोडक्ट यही आया? माइनस, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे हो गया ना मिस्टेक, ये माइनस वन है। देखा तनिष्क? माइनस वन, ये माइनस वन प्लस लैम्डा, राइट। तो अब ये देखो क्या हो गया, माइनस टू, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस लेमडा इज इक्वल जीरो, है ना। तो लेमडा इज इक्वल क्या मिल गया आपके पास? माइनस लेमडा इज इक्वल टू, तो लेमडा इज इक्वल नेगेटिव टू। क्लियर है? लेमडा नेगेटिव टू मिल गया, है ना। यानी कि लेमडा जैसे ही मिल गया तो आपको आर वेक्टर मिल गया। आर वेक्टर बताइए क्या आ गया? सी वेक्टर में माइनस माइनस लगाते हुए, कंप्लीट में ही माइनस लगा देता हूँ मैं, लेमडा में माइनस टू है इसलिए कॉमन भी ले लूँ मैं। ठीक है, तो सी वेक्टर कहाँ गया? ये रहा, वन माइनस वन वन। अच्छा, रफ कैलकुलेशन में कई बार ऐसे करना चाहिए, है ना, ये आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना समझदारी होता है। ठीक है, ये है अपने पास, और इसको ऐड करना है ए वेक्टर के साथ। और ए वेक्टर क्या है? वन, टू और माइनस वन, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ ऐसे आई कैप जे कैप दिखाना चाहिए। हम्म, अब देखो इन दोनों को ऐड करना है आपको, तो ये हो गया टू, क्या कहते हो, और ये हो गया माइनस वन प्लस टू, हो गया ओवरऑल वन, और ये हो गया माइनस टू, है ना।
तो आर वेक्टर बेसिकली आपको दिख गया क्या चीज, -2 -1 और प्लस का 2, राइट। जैसे ही आर वेक्टर दिख गया तब आपको क्या निकालना है, आर डॉट ए, है ना। तो आर डॉट ए वेक्टर निकालते हैं। आर अपने पास दे रखा है -2 -1 2, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, जो है 1 2 माइनस का 1, राइट। मल्टीप्लाई कर लो, -2 -2 -2, है ना। ओवरऑल कितना आ गया दोनों, ओवरऑल आ गया -8 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आर डॉट ए जो है ना वो -8 आया, आया क्या, बताइए। तो ये हो गया -8 इज द राइट आंसर, समझे, है ना। कभी भी अगर ऐसा सवाल हो ना तो हमेशा इस लाइन के इक्वेशन को सोचना चाहिए, ये होता है इसका असली कोर कॉन्सेप्ट। अगले सवाल पे चलो, समझे। माइनस, ओके, -2 यस बिल्कुल -6 आएगा। मल्टीप्लीकेशन ये कैलकुलेशन वगैरह आप भी जरूर कर लेना, है ना, हमेशा, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अगले सवाल पे चलो। अब ये सब अच्छा सवाल है, पक्का ये सब डाउट रहा होगा आपका, है ना। चलो और भी देखते हैं, क्या और भी डाउट है या फिर यही था, सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर ही पहले पहले दिखा दिया हमने। क्या बोल रहा है, ए वेक्टर दे रखा है 1 अल्फा 3, बी वेक्टर दे रखा है 3 माइनस अल्फा के, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। whose adjacent side are represented by a and b वेक्टर, लो a और b वेक्टर उसके दे रखे हैं और एरिया ऑफ ये दे रखा है a डॉट b। बताइए, तो सिर्फ अल्फा का ही तो वैल्यू निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद है तो बताओ हाँ या ना। कितने लोगों को याद है, अनुष्का आपको याद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? नहीं, जब ये एक ए वेक्टर हो और ये एक बी वेक्टर हो, और ये जब ए और बी एक पैरेललोग्राम बनाता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी। यही तो था ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा था। तो ए क्रॉस बी का मॉड दे रखा है 8√3, यानी कि बेसिकली आपको ए क्रॉस बी का मॉड करके 8√3 की इक्वल करना है, और उसमें से अल्फा निकलेगा, अल्फा को निकालते ही ए बी निकलेगा, ए बी का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे चिपका देंगे, है ना। तो आ जाइए ए क्रॉस बी को, अब ये सिंपल साधारण सा प्रश्न हो गया। अब ए क्रॉस बी, अब मजबूरी है ये बॉक्स सॉल्व करना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना, ऐसा कुछ। और ये हो गया 3 माइनस एल्फा 1। चलो फटाफट सॉल्व करो, बताओ ये किसकी इक्वल आया, है ना। अल्फा किसकी इक्वल आया, मेरा सॉल्यूशन मत देखना, मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ आप अपना कीजिए और मुझे बताइए, है ना। और उसका मॉड है, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। मॉडुलस जो है वो 8√3 की इक्वल है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो फिर मैं मॉड लगवा दूंगा। बताइए ये जो वेक्टर आया ये वेक्टर किसकी इक्वल आया। सबसे पहले आई कैप के बगल में आप देखते हो ना, आई कैप के बगल में ये हो गया अल्फा, और -3 अल्फा, ओवरऑल आ गया अल्फा 4 अल्फा, क्या कहते हो। उसके बाद फिर माइनस जे कैप देखते हो, माइनस जे कैप देखते हो तो ये हो गया -1 और -9, यानी कि ये माइनस का 8 आ गया, राइट है बच्चा, बताना। और उसके बाद फिर के वेक्टर के बगल में क्या आ गया, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला तो खटखट आना चाहिए, ये हो गया माइनस अल्फा -3 अल्फा, ओवरऑल -4 अल्फा। बताओ ये सही है क्या। ओवरऑल अपने पास जो ए क्रॉस बी आया है वह इक्वल हो गया है 4 अल्फा आई कैप के और +8 जे कैप के -4 अल्फा के कैप के, हाँ या ना, बताइए ए क्रॉस बी, समझे क्या। अब इसका मॉड, क्योंकि ये वेक्टर जो है एरिया जो है उसका मॉडुलस वाला होता है, तो इसका मॉड हो जाएगा √4 अल्फा स्क्वायर, यानी कि 16 अल्फा स्क्वायर में डायरेक्ट लिख लूँ, +64 में कर लूँ, +16 अल्फा स्क्वायर कर लूँ, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 8√3 दे रखा है ना। तो ओवरऑल 32 अल्फा स्क्वायर +64 इज इक्वल 64 × 3, क्या सही किया हमने। तो 32 अल्फा स्क्वायर
इज इक्वल 64 इंटू 3 माइनस 64। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना 64 को 3 से, 64 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचा 2, तो ये 128 हो गया। और 128 भी हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, है ना, हम लोगों को तो अल्फा का वैल्यू चाहिए। 64 इंटू 2 डिवाइड बाई 32। अब ये 2 टाइम्स में कटा तो अल्फा इज इक्वल 2 आ गया। क्या कहते हो, जैसे ही अल्फा 2 आ गया तो क्या आपके पास ए बी वेक्टर आ गया, ए बी वेक्टर आ गया तो ए डॉट बी नहीं निकाल लोगे आप। तो ए डॉट बी पे चलते हैं, सोचते हैं। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे 1, फिर 2 और 3। बताइए अल्फा 2 आया क्या, हाँ या ना बताओ, अल्फा 2 आया क्या। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, हाँ, मुझे तो करना भी नहीं चाहिए, बट ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ सवालों में मैं हाथ लगा रहा हूँ। यहाँ पे -2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, राइट। तो ये हो गया 3 -4 प्लस 3, आंसर इज 6 -4, जो कि हो गया 2 के इक्वल। समझे क्या, साधारण सा प्रश्न था, ये डिफिकल्ट नहीं था, इसमें कोई भयंकर कॉन्सेप्ट नहीं। तो ऐसे सवाल आपको ढूंढने हैं पेपर में, और ढूंढते ही ऐसे सवालों को क्रैक करने हैं। अगले सवाल पे चलो, टाइम बचाया जाए आपका, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये पीडीएफ में भेज दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, क्या बात है, ए बी परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट पक्का 0 होने वाला होगा, है ना। और करेंगे भी कि कहीं भी डॉट प्रोडक्ट क्रिएट होगा ना तो 0 करेंगे, राइट। ये जेई का सवाल है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, है ना। अब देखो, जेई वाला जरूर पूछेगा और ये कहेगा ये तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है ना, क्योंकि 1 2 3 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो वैसे भी नहीं पढ़ाते हैं, है ना। समझ रहे हो ना, कितने सारे वेक्टर हैं, 5 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वैसे भी नहीं पढ़ाते हैं। फिर भी ये सवाल आएगा तो कहेगा सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो इस पूरी कहानी में आपको बस ए डॉट बी 0 दे रखा है, तो ए डॉट बी का यूज करना है, और आंसर में भी ए बी के ही फॉर्म में। तो इस पूरी कहानी में आपका ध्यान मैं लाना चाहूंगा इस पे, ये वाले पे, ये देखिए, इसको देखते ही आप समझ गए, ओके ओके ओके, ये क्या है, आया समझ में कुछ, वीटीपी, वीटीपी अप्लाई कर लेते हैं, है ना। इसमें ए क्रॉस बी को 1 3 2, यानी कि 1 3 2, ये देखो आ गया, माइनस 1 2 3, 1 2 3 आ गया ये। तो इस पूरे की जगह पे मैं ऐसा लिखने वाला हूं, और उसमें भी ये ए डॉट भी 0 हो गया, तो इसकी जगह पे तो 0 आ गया, ये समझे क्या, हाँ या ना। तो यानी कि मोटे तौर पे मैं ए क्रॉस बी को लिख सकता हूं माइनस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। बताओ हाँ या ना, जल्दी से बोलो हाँ या ना, पक्का लिखा जा सकता है। तो आइए इस कंप्लीट इक्वेशन को अब नोट नहीं करता हूं, जहां तक मैंने येलो किया है ना वहां पे मैं चिपका देता हूं, ये जो जहां तक येलो किया है वहां पे मैं ये डाल देता हूं, ये वाला, क्योंकि हमारे को ये निकल करके आया है। और ये किसकी इक्वल है सर, ये है माइनस मॉडुलस ऑफ ए के और बी के, राइट बच्चा, यहां तक समझ पा रहे हो। अब ये मॉडुलस ऑफ ए सर कांस्टेंट है, ये तो बाहर भागता है, ये तो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में इन्वॉल्व भी नहीं होता है ना। तो ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर जो है वो बाहर भागा, यहां तक समझे क्या, माइनस ऑफ स्क्वायर को हमने सिंपली बाहर कर दिया, और सिर्फ ए क्रॉस बी को देखते हैं। अब सर ए क्रॉस बी को सिंपल देखने से मतलब है नहीं, ये कांस्टेंट है, ये और बाहर भागेगा, है ना। तो इसको डायरेक्टली सबसे बाहर कर देते हैं, क्योंकि भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट की दुनिया से ऊपर है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने को क्रॉस प्रोडक्ट में यही सब दिखाई दिया। अब बताइए इसको इसको ओपन करना कितना आसान है, अच्छा कितना आसान मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी अभी तो हमने किया है ना, समझे क्या, इसको अभी अभी तो हमने ओपन किया है। तो इसको यहीं से मैं डायरेक्ट उठा लूं क्या, ये हो गया माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर, राइट,
और बी वेक्टर। बताइए यहां तक समझे क्या? और ये माइनस माइनस दोनों टकरा करके बन गया प्लस, और ए वेक्टर का मॉड का पावर 4 और बी इज द राइट आंसर। बताओ। तो वीटीपी हटाया तो है, राइट ना, लेकिन सवाल आएंगे और ऐसे आएंगे, समझे? पक्का ना? और ए डॉट बी का हमने यूज करनी है, इसके वजह से सवाल आसान। तो ये जरूर इस क्लास के बहाने से ये जरूर याद कर लीजिए, और कुछ नहीं याद रहे तो चलेगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बताओ अनुष्का ये किसके इक्वल होगा? एक सेकेंड लिखने दीजिए, मैं स्लो लिखता हूं। ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस, वेरी गुड, बस। बस, है ना तनिष्क? इतना तो कर सकते हो ना, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया नो प्रॉब्लम, भूल जाएंगे, डिलीट कर देंगे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डिलीट मार देंगे दिमाग से, है ना? और आ गया तो कितना आसान बन जाएगा काम ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट की दुनिया से आप आजाद हो जाओगे, क्योंकि इस फॉर्मूला के एलएचएस को देखो और इस फॉर्मूला के आरएचएस को देखो, ये गजब का ट्रांसलेट हो गया है, सारे क्रॉस डॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना? सारे क्रॉस डॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रखना बनता है। तुम्हें याद है तनिष्क? अनुष्का को तो याद है, कंफर्म कर दी। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, प्लीज ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है? वेक्टर्स ए, लो एक्स दे दिया, वेक्टर a1 में और a2 में भी x आर कोलिनियर, देन अ पॉसिबल यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर इज। यूनिट वेक्टर चाहिए, हाँ भाई, यूनिट वेक्टर चाहिए, वो भी इस वेक्टर के डायरेक्शन, है ना? तो यूनिट वेक्टर में क्या होगा ना, यूनिट वेक्टर आपको पता है ना, कि अगर ये वेक्टर है और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। मोटे तौर पे देखा जाए ये, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये निकल गया इस वेक्टर का, है ना? पॉसिबल यूनिट वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर होगा, और पैरेलल भी दे चुका है, तो इसका आंसर ये वेक्टर होगा। बट कहोगे सर आंसर में ये है नहीं, है ना? आंसर में ये है नहीं, क्योंकि आंसर में एक्स वाई जेड का कोई नहीं है। हाँ भाई, तो एक्स वाई जेड को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे ए वन ए टू वैक्टर भी तो दे रखा है कि कोलिनियर है। बताओ, ये यूनिट वेक्टर का मतलब समझ में आया ना, और पैरेलल यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे मैं चल लूं, सबसे पहले क्रांतिकारी बात तो मुझे ये लग रहा है कि ए वन ना ए टू के कोलिनियर है, तो मैं क्या बोल दूं, पैरेलल है, जब दोनों का डिस्टेंस जीरो है, आया ना? और अगर पैरेलल है या फिर कोलिनियर है, तो दोनों का कोइफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, यानी x अपॉन वन इक्वल हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई के, और ये इक्वल हो जाएगा वन अपॉन जेड के। बस ये गिवन है अपने को, ये गिवन इतना ढूंढ लोगे क्या? क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर दे रखा है, तो एक्स वाई जेड में रिलेशन दे रखा है, और एक्स वाई जेड के ही यूज से पूछा जा रहा है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, पैरेलल, है ना? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, ठीक है? तो यहाँ दोनों को सेम वेरिएबल में कर लो। तो आप पहले ये देख लो, यहां से आप ऐसा काम कर लो, y का वैल्यू निकाल लो और z का वैल्यू निकाल लो, और इसमें x को x ही रहने दो, y की जगह पे x में रख दो और z की जगह पे x पे रख दो। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? पहले तो आप इस वेक्टर को जानिए, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही हमारा आंसर होगा। इसमें बस किसी के नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इसी वेक्टर को ढूंढ रहा हूं। अब इस वेक्टर को ना मैं इसको अनचेंज्ड रखूंगा और इसको चेंज कर दूंगा एक्स वेरिएबल। तो एक्स वेरिएबल में क्या पॉसिबल है? हमने बोला हाँ बिल्कुल। यहां से मैं y ढूंढ लूंगा, y आ गया अपने पास माइनस वन अपॉन एक्स, है ना? और यहां से फिर मैं z ढूंढ लूंगा। ये समझा तनिष्क? हम्म, कहां तक आप हैं अभी, कहां तक समझे इस बात को? पैरेलल, हाँ। हम्म,
जरूर। देखिए, तो मेरे को क्या है ना कि ये वेक्टर जानना है। ये वेक्टर जो है ना, इस वेक्टर का नाम मैं कुछ कर दूं सी वेक्टर। यही सी वेक्टर मुझे जानना है कि ये किसके इक्वल है, क्योंकि ये जैसे मुझे मिलेगा मैं यूनिट वेक्टर ढूंढ लूंगा, है ना। और हमारे पास दो इक्वेशन है, बेसिकली तीन इक्वेशन है। एक एक्स और वाई वेरिएबल में, एक वाई और जेड में, और एक एक्स और जेड में। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इस x को x ही रहने देंगे और इस y को x में चेंज कर देंगे, y को x में चेंज कर देंगे। समझे क्या? इस फॉर्मूला से, इस इक्वेशन से। और इस z को भी x में चेंज कर देंगे। ये बात समझे? है ना। जिससे कि क्या होगा, अपने पास c वेक्टर में सिर्फ x x ही दिखेगा, है ना। तो अब c वेक्टर को मैं ढूंढता हूं यहाँ से, देखिए। तो अब ये देखो सर, x इसको रहने ही दो, राइट। और y की जगह पे आप लिख दो -1/x जे कैप, और z की जगह पे लिख दो 1/x के कैप। गॉट इट? क्लियर क्लियर? यहां तक समझे क्या? यानी कि ये हमारा निकल गया यूनिट वेक्टर, ये हमारा सी वेक्टर। अब सी के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यही होगा सर, किसी लेमडा से मल्टीप्लाई करके। अब यहां से कॉमन सेंस से निकलना होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। अब आपके पास जो भी ऑप्शन हो ना, उसमें आप देखो आई के बगल में क्या दिख रहा है, 1 1 1 1 दिख रहा है एवरीवेयर, है ना। तो ये यूनिट वेक्टर तो यही है, और यहाँ भी सर सेम 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 है। तो एक काम कर लो, x की जगह पे वैल्यू पुट कर लो 1। जैसे 1 पुट करोगे तो आपके पास मिला लेमडा, और ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बताइए कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर है ना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इकलौता वेक्टर है। देखे, तो इस पर्टिकुलर सवाल में लेमडा का वैल्यू 1/√3 रहा होगा। नो प्रॉब्लम, निकालना भी नहीं हुआ लेमडा, है ना। समझे ना? इजीएस्ट सवाल। और अगर दोनों का ऑप्शन सेम सेम रहता, यहाँ भी आई जे के, और यहाँ भी अगर ये माइनस और ये प्लस कर देता और ये कोई कांस्टेंट कर देता, तब लेमडा निकालना होता फिर इसमें। समझ रहे हो? और लेमडा निकालने के लिए और इंफॉर्मेशन देता सवाल में। आया समझ में? इतने में इतना ही रहेगा। आगे बढ़ू? जरूर जरूर, हाँ हाँ, बस अभी समझते चलो, रफ करते चलो। मैं कंप्लीट पीडीएफ भेजने वाला हूँ, इवन जरूरत हो तो वीडियो भी भेज दूंगा, ठीक है। बट अभी देखिए, वीडियो में क्या है ना, टाइम टेकिंग, काफी टाइम लग जाता है। अगले सवाल पे चलो। अनुष्का, आवाज है? ये आया समझ में पक्का? बोलिए प्लीज। बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है, ये एग्जाम नहीं है, ये सीखना है। यहाँ सीखोगे तो एग्जाम में आएगा तो इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो आपने प्रैक्टिस किया वो नया आएगा। हाँ, हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के ही बेसिस पे आ जाए, है ना। इस कोर कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आ जाए, ऐसे कारनामे होते हुए दिख जाए, ठीक है। चलता हूं मैं नेक्स्ट सवाल। अभी तक सिर्फ वेक्टर वेक्टर ही चल रहा है, राइट। लेट एक्स बी अ वेक्टर इन अ प्लेन कॉन्टेनिंग, हाँ। अब ये बात जरूर, यहाँ पे एक कोर कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कोई एक वेक्टर, है ना, कोई एक एक्स वेक्टर उसी दो दो प्लेन में हो, और उन दो वेक्टर, सॉरी, एक प्लेन में हो और उस प्लेन में दो और वेक्टर हो, और उन दो वेक्टर के बारे में आइडिया हो, तो उन तीनों वेक्टर में क्या रिलेशन होता है, ये की कॉन्सेप्ट लगे। ठीक है बच्चा, यहाँ पे पहले ही लाइन में, यहां से यहां तक मैंने जैसे ही पढ़ा ना, तो ये कॉन्टेनिंग वाला बात जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। लेट एक्स बी अ वेक्टर इन अ प्लेन कॉन्टेनिंग वेक्टर ए एंड बी। बस इतना ही, इतना में पढ़ करके, मुझे नहीं पता है सवाल में आगे क्या होने वाला है, मिटा दूंगा नहीं काम का होगा तो अपने। बट ये बोल रहा है कि x कोई वेक्टर है
जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में है। एम आई राइट तनिष्क? यही बोल रहा है सवाल। जब भी कभी ऐसा 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो अननोन वेक्टर यानी अननोन वेक्टर एक्स वेक्टर जो है वह इक्वल हो जाता है इस ए वेक्टर में लिम्डा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस म्यू किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस डेल्टा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस सिग्मा। आया समझ में? अगर 4 वेक्टर उसी प्लेन में होता तो आप ऐसे लिखते। हमारे पर्टिकुलर सवाल में 2 ही वेक्टर है, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना। ये आपको आना चाहिए। दिस इज द की कॉन्सेप्ट। और ये तो रिलेटेड नहीं है तो पक्का इस पे सवाल आएंगे। अब बात समझे? अगर मैंने ए और बी वेक्टर दिया, कोई सी और डी वेक्टर भी देता तो आप उसको ऐसे लिख लेते, है ना? कोई अलग वेरिएबल सिग्मा सी वेक्टर प्लस डेल्टा डी वेक्टर, है ना, प्लस एल्फा ई वेक्टर। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। प्लस 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 होना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ, मोस्टली 2 का ही याद, मोस्टली 2 या 3 का आएगा मैक्सिमम। तो ये पता था ना आपको, ये की कॉन्सेप्ट जो मैंने सवाल के पहले लाइन को ही पढ़ करके लिख लिया। बताइए अनुष्का, आपको पता था? हेलो, कभी यूज किया है आपने इसका? लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन हुई है? हाँ, ये बहुत कमाल का होता है। ठीक है, इस पे लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट का भी सवाल यहीं पे बना था, अगर याद होगा तो। इसी कॉन्सेप्ट से बनता है, जो कि जे एडवांस में आता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ू। इफ, यहां तक मुझे नहीं पता है कि इस लाइन को लिखने से सवाल बनेंगे या नहीं बनेंगे। इफ द वेक्टर एक्स इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ, यानी कि देखिए एक्स वेक्टर ही निकालना है, यानी कि एक्स वेक्टर तो निकालना है। और एक्स वेक्टर आप कहोगे सर आप तो निकाल चुके हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक्स वेक्टर तो हमने निकाला है बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें लेमडा और म्यू है ना? लेमडा और म्यू को बेसिकली सॉल्व कर लिए, अगर सॉल्व करके हटा दिए तो आपको एक्स वेक्टर निकल गया, और एक्स वेक्टर निकल गया तो उसका मॉडुलस का स्क्वायर भी निकल जाएगा, है ना? यहां तक की बात समझ रहे हैं क्या? अब कह रहा है कि दिस एक्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करूं। एक्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 3i प्लस 2j माइनस के। तो सर इसका मतलब आप ये लिखने वाले हो कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। क्या कहते हो बच्चों? हाँ या ना? दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैं 0 करूंगा ना, तो लेमडा और म्यू में एक इक्वेशन मिलेंगे यहां से। सहमत? पहले माइंड मैप तैयार कीजिए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा फर्दर तो लेमडा और म्यू का एक इक्वेशन मिला। यहां तक क्लियर? और उसके बाद ये है कि एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, तो अब प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला याद है? मैं पूछ रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर, है ना, ऑन ए वेक्टर को आप कैसे लिखोगे बताओ? एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाई, जिस पे प्रोजेक्शन गिरता है वो नीचे होता है। मुझे याद रखने का डायलॉग ये है, भाई जिस पे प्रोजेक्शन गिरा है ना, प्रोजेक्शन, वो हमेशा नीचे होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या मैं क्लियर कर दूं? वेरी गुड। तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन ए वेक्टर इतना, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरे को दे रखा है इतना। अब सच सच बताइए, यहां से लेमडा और म्यू का दूसरा इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, लेमडा म्यू मिलेगा, एक्स मिलेगा और एक्स का मॉड मिल जाएगा। आइए कीजिए सॉल्व मेरे साथ साथ खुद से भी। इन दोनों इक्वेशन से मैं लेमडा और म्यू के इक्वेशन को निकालने वाला हूं, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लेमडा और म्यू के वैल्यू को ढूंढ रहा हूं। तो यहां पे अपने पास आ चुका है एक्स वेक्टर, है ना, लेमडा और म्यू दोनों को ऐड करते हुए मैं लिख लूं, और ये हो गया अपने पास 2 लेमडा प्लस म्यू आई कैप। एक्स वेक्टर की जगह पे लिख रहा हूं मैं, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। क्या कहते हो? माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू जे कैप। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। फिर लेमडा माइनस म्यू के कैप। बताइए, यहां तक सत्य है ना? है ना?
अच्छा आप खुद से कर रहे हो, करो करो, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन वाइज भी आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और कैलकुलेशन वाइज भी निकलना आना चाहिए। तो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 6 लेमडा प्लस 3 म्यू, और ऐड करना है 2 से मल्टीप्लाई करते, है ना। आवाज है बच्चों? ओके, तो मल्टीप्लीकेशन समझे यहाँ पे। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ गया माइनस का 2 लेमडा प्लस 4 म्यू प्लस माइनस लेमडा प्लस म्यू। क्या हमने सही किया? और वो सही किया तो लेमडा और म्यू का इक्वेशन आपके सामने भी आने वाले, मेरे सामने भी आने वाले, दोनों जनों का सेम होना चाहिए, 3 लेमडा, है ना। और ये म्यू है और ये म्यू है और ये म्यू, 8 म्यू इज इक्वल 0। बताइए लेमडा और म्यू में सही इक्वेशन है? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे पहलू पे चलता हूँ, ये वाले पहलू पे। बताओ अनुष्का, लेमडा और म्यू का इक्वेशन आपका आया? 3 लेमडा प्लस 8 म्यू, सेम सेम, वेरी गुड। अब प्रोजेक्शन वाले में डॉट प्रोडक्ट, तो एक्स वेक्टर मेरे को यहाँ दिखा था, यहाँ एक्स वेक्टर में हाईलाइट कर लूँ। बार बार हम लोग रफ वर्क नहीं करते हैं, है ना, एक बार करते हैं और उठा लेते हैं। ये अपना एक्स वेक्टर, है ना, और एक्स वेक्टर का डॉट ए के साथ, तो एक्स वेक्टर का डॉट ए के साथ, तो हमने ए के साथ ही किया है ना बच्चा, ये डॉट, नहीं ए के साथ नहीं किया, एक अननोन वेक्टर के साथ किया है। ठीक है, तो मैं ये कर लूं 2 लेमडा प्लस म्यू का डॉट ए वेक्टर के साथ, यानी कि यहाँ पे हमने 2 कर दिया, प्लस माइनस लेमडा, राइट, प्लस 2 म्यू, और निगेटिव 1 है तो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं, और फिर प्लस 1 है, तो सिंपली ये आ गया 17√6/2। बताइए क्लियर यहाँ तक? अब इसको सिंप्लीफाई करने का वक्त है। 4 लेमडा प्लस 2 म्यू, जब भी आपको लगे कि खतरा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, सावधानी से खेलिए, है ना? क्योंकि इसमें सब स्लो होगा। आप सोचोगे सिर्फ मैं ही स्लो हो गई, है सिर्फ मैं ही स्लो हो गया, तो ऐसा नहीं होता है तनिष्क, राइट अनुष्का? सभी लोग स्लो हो जाते हैं इसमें, क्योंकि भाई ये तो है। और नहीं तो 2 पेज 10 पेज लिखो, आप कैलकुलेट कर लो। हाँ जी, मॉड ए, हाँ मॉड ए को डिनोमिनेटर में रखना था, तो चलो आरएचएस में मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, आरएचएस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या कहते हो? तो मॉड ए आ गया अपने पास 4 प्लस 1 प्लस 1, है ना, √6 हो गया, √6 हो गया। क्लियर? रफ वर्क पे फोकस करना है। मैं लास्ट में कर रहा था लेकिन आप पहले ही टोकती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये रहा लेमडा, लेमडा और लेमडा, कितने हो गए अपने पास? 6 लेमडा, राइट ना। और म्यू वाला, ये म्यू से म्यू निपट गया, तो यहाँ पे आ गया ओनली माइनस का म्यू। देखते चलिएगा, क्या ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं? बताओ, कोई मिस्टेक तो नहीं यहाँ तक? हेलो 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 हेलो, पक्का? कोई प्लस माइनस का हेरा फेरी? अब दोनों को सॉल्व कर लें क्या? दोनों को सॉल्व करने के लिए इस दूसरे इक्वेशन को ना, दूसरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कहते हो? तो ये हो गया यहाँ पे सर 6 लेमडा प्लस 16 म्यू इज इक्वल 0, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया माइनस माइनस, ये कट गया सर, 17 म्यू इज इक्वल बना 51, तो म्यू इज इक्वल बना -3। क्या कहते हैं? म्यू -3 आया सबका। म्यू जैसे ही -3 आया तो नाउ लेमडा को निकाल लेते हैं सर,
तो ये हो गया 3 लेमडा माइनस 24 इज इक्वल 0, है ना। तो लेमडा इज इक्वल आ गया 8। एम आई राइट? जैसे ही सर लेमडा और म्यू का वैल्यू आ गया, है ना, तो अपने को एक्स वेक्टर अब चाहिए। लेमडा और म्यू का वैल्यू आ चुका है, कहाँ गया एक्स वेक्टर, ये रहा। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक्स वेक्टर को रेड कलर से निपटा लेता हूँ। तो एक्स वेक्टर फाइनली आ गया, है ना, -3, है ना बच्चा, देख रहे हो इसमें मजदूरी है, ये बस लेंदी कैलकुलेशन है, और कुछ है क्या। लेमडा है अपने पास 8 और म्यू है अपने पास -3। कोई तो बोलो मेरे से पहले आंसर, मैं इतना स्लो चल रहा हूँ। 16 में से 3 13 आई कैप, -8 -6 -14 आई कैप जे कैप, राइट ना, -8 -6, और ये हो गया 8 + 3 11 के कैप। क्लियर? तो इसका मॉडुलस हो गया 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। और देखो ऐसा ऐसा नंबर आया है जिसका आपको स्क्वायर पता है पहले से। तो ये हो गया सर 169 प्लस 196 प्लस 121, ऐड कीजिए, वही तो होगा उसका स्क्वायर, है ना। बताओ ऐड करके कितना आ गया, 6 और 486 इज द राइट आंसर। सच सच बताना, ये डिफिकल्ट था या कैलकुलेशन वाइज बस था जो था लेंदी, है ना। तो हमेशा, और इसमें सब स्लो होगा, ये मत सोचना कि किसी के पास कैलकुलेटर होगा तो फास्ट फास्ट कर लेगा, नहीं। तो कई बार मैंने देखा है बच्चों को ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना, वो सवाल बनाते बनाते डरते डरते बनाते हैं, यार गलत हो गया गलत हो गया। भाई गलत ही तो नहीं करना है, आराम से बनाना है ना। हर एक स्टेप पे नजर रखना है, धीरे धीरे फुक फुक के कदम उठाना है, ठीक है। और फाइनल आंसर आ गया। तो डुएबल सवाल है ये सब, सब वेक्टर 3D के डुएबल सवाल होते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं आ जाएगा अचानक से कि करना क्या है, आपको एग्जैक्टली exactly पता होगा कि करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ूं क्या, इजाजत हो तो? ये मैं भेज दूंगा, आप ट्राई खुद कीजिए सबको, है ना। क्लास के बाद आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, ठीक है। उस 1 घंटा में सारे पाप को निपटा लेना, ठीक है। मतलब जो भी आप छोड़े हो, सोचना कि इस सवाल में क्या था उस सवाल में क्या था, कैसे क्लिक करेगा, कैसे सोचेंगे, क्या याद आना चाहिए, क्या है एकदम, मतलब कहते हैं ना कि क्या है कैच जिससे सवाल नहीं बन पाएंगे एग्जाम में, कैलकुलेशन वाइज कैसे कैसे बढ़ना है, कैसे कैसे डिफिकल्ट नंबर्स भी दर्शन होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव भी सब कुछ। तो एक बार आफ्टर क्लास एनालिसिस जरूर कीजिएगा इन सारे क्वेश्चन का, मैक्सिमम 1 घंटा देखिए, क्योंकि सॉल्व तो आपके सामने है ही किया हुआ, ठीक है। तो एक बार प्लीज, तभी इसका गजब का फायदा दिखेगा। इसको ट्राई करते हैं। एक अगला सवाल, ए वेक्टर दे रखा है 1 2 -3, बी वेक्टर दे रखा है 2 -3 5। देखो सेम डिट्टो, इसको देखते ही मैं बच्चा को क्या सलाह देता हूँ, आप समझ गया ना। एलएचएस में लाके कॉमन लो, आरएचएस में 0 होगा, दो किसके पैरेलल है वो ढूंढो। तनिष्क बताइए, अनुष्का हमने बताया ना ऐसा दर्शन, और ये आर का डॉट, हाँ। वीटीपी क्यों करना, राइट ना। आर आर जब भी ये दिखे ना, मुझे नहीं पता है कि इससे सॉल्व होगा नहीं, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। ये देखो आर वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल बी वेक्टर आर वेक्टर, ऐसा है क्रॉस में, ठीक है। यहां तक समझे क्या। अब मैं इसको सिंपली ये कर लू, आंख बंद करके इसको इधर ले आऊं, ये समझे, यहां तक समझे, है ना। एलएचएस में हमने ले आया सिंपली, और एलएचएस में लाने के बाद सर आर वेक्टर कॉमन है, लेकिन एक इधर है एक उधर है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस में, तो आपको ऐसे सजा लेना चाहिए। बताइए यहां तक क्लियर। अब इसमें से आप आर कॉमन ले लो, तो आर क्रॉस ए प्लस बी बन गया,
इक्वल टू 0। और इसको देखते हैं, अच्छा ये दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है ना। आर वेक्टर और ए प्लस बी के वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। एंगल 0 डिग्री है तो अपन बोल सकते हैं कि आर वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी वेक्टर, है ना। यानी कि अगर पैरेलल है तो अपन लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल लेमडा ए प्लस बी वेक्टर। ये मैं बताना चाह रहा हूं, ये कि आर वेक्टर ना इक्वल हो गया। ये है गजब का कैच हर एक सवाल। और ट्रिपल प्रोडक्ट लगाओगे ना, ट्रिपल प्रोडक्ट लगाओगे, किससे ट्रिपल लगाओगे, बी से। तो एलएचएस में भी आर दिखा, आरएचएस में भी आर दिखा, है ना। और यहाँ ए और बी दे रखा है, आर वेक्टर यूं आ गया 10 ही सेकंड में। जो कि मुझे, मैंने सवाल को आगे पढ़ा भी नहीं है कि सवाल को सॉल्व करना क्या है, पूछ क्या रहा है ना। मैं बस ए वेक्टर और बी वेक्टर के हेल्प से ना मैं जान गया कौन सा, आर वेक्टर को। हाँ, भले उसमें लेमडा कांस्टेंट है, तो भाई लेमडा तो कोई नंबर है, अपने डोमेन का है लोग, ये है ना, अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, नंबर्स को तो खेलना बहुत आसान है। अभी मुझे नहीं पता है कि हमारे सवाल में क्या हो रहा है, बस मुझे इतना पता है कि हमने आर वेक्टर को ढूंढ लिया विद द हेल्प ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, आर क्रॉस ए इज इक्वल बी क्रॉस आर के हेल्प से। तो ये हो गया अपने पास 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। आर वेक्टर डन है क्या यहाँ तक, बताइए, आर वेक्टर समझ में आया क्या। अब सवाल पे चलते हैं। अब मैं मिटा लूंगा, अगर अपने काम का नहीं होगा मैं हटा दूंगा इसे, लेकिन पक्का काम का होगा। ठीक है, इफ ये दे रखा है, इसका हमने यूज कर लिया। अब आर डॉट समथिंग इज इक्वल 3 है एंड आर डॉट समथिंग इज इक्वल -1 है। तो इस समथिंग में ना अल्फा को छुपा रखा है किसी ने, है ना। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यानी कि मुझे अल्फा और लेमडा का वैल्यू ढूंढना है बस, है ना। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कॉमन सेंस है। दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये बचा और एक इक्वेशन ये बचा, और एक वेरिएबल लेमडा है और दूसरा वेरिएबल अल्फा है। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सफिशियंट कंडीशन है सर, आराम से कर लेंगे, है ना। अब आइए आर डॉट ए वेक्टर को खोलते हैं, और आर वेक्टर निकलने का पुण्य मिल चुका है। आर वेक्टर तो पहले से अपने हाथों में है ना, ये है आर वेक्टर, है ना। तो अब आर डॉट ये इज इक्वल 3 कर लो आप। पहला इंफॉर्मेशन, आर डॉट एल्फा प्लस ये 3 के इक्वल। और आर वेक्टर निकल चुका है, देखो कितना फायदा हो गया। अनुष्का, आ रहा है समझ में कॉन्सेप्ट कैसे उठाते हैं सवालों को, सीख रहे हो ना पक्का। क्योंकि आप हर वक्त क्रॉस 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 लेके खेलना सीख रहे हो, वो नहीं कीजिए, वो मतलब सबसे अंतिम सिचुएशन, जब कुछ नहीं काम बन पाएगा तब कीजिए। और कायदे से देखा जाए तो हमारा अप्रोच वही है ना कि वीटीपी है ही नहीं सिलेबस में, ऐसा मान के चल रहे हैं, लेकिन आता है तो बोनस है। वैसे है नहीं, क्या कहते हो। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया ना अपने को, बताइए, लेमडा अल्फा मिला माइनस लेमडा अल्फा माइनस 2 लेमडा 2 to 4 लेमडा, राइट, 2 to 4 लेमडा, क्लियर है यहाँ तक। प्लस 2 लेमडा इज इक्वल 3, लेमडा और अल्फा में एक इक्वेशन, लेमडा अल्फा -2 लेमडा इज इक्वल 3। जीरो रहता तो कितना मजा आता, लेकिन नहीं है, नो प्रॉब्लम, पहला इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरा इंफॉर्मेशन ये है, दूसरे इंफॉर्मेशन से दूसरे इक्वेशन को निकाल लेते हैं, राइट ना। 3 - 2 + 2, और ये हो गया 2 + 5 + अल्फा -1 के इक्वल। तनिष्क है या सो गया, ये यही प्रॉब्लम है, इतने रात को पढ़ाने में बच्चे सो ही जाते हैं यार। पानी मारो, मुंह पे पानी मारो, सोना मत, कंबल में बैठ के पढ़ रहा है। हाँ, मजाक कर रहा मजाक कर रहा था इसलिए तो। हाँ अनुष्का, आप तो ठीक हो ना, बेहोश तो नहीं हुई, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर। अब आ, एक और इक्वेशन मिला क्या, 6 अल्फा -10 अल्फा
माइनस माइनस प्लस माइनस 2 लेमडा अल्फा इज इक्वल -1। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे या मैं करूं? है ना, खूबसूरत बना दिया जाए। ये रहा दूसरा इक्वेशन और ये रहा पहला इक्वेशन, है ना। पहले अल्फा का वैल्यू यहां से चुरा लेते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अब ठीक है ना। क्लियर बच्चा? अब 2 से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। 6 प्लस 4 लेमडा, और यहाँ पे हो गया आपके पास -1 माइनस 4 लेमडा इज इक्वल 6 प्लस 4 लेमडा, है ना। तो -1 माइनस 6 इज इक्वल 8 लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल -7/8। आया क्या? कर लेना खुद से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। बताओ। 2 अल्फा की जगह पे -1 माइनस 4, 4 और ये -6, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है अल्फा और लेमडा का वैल्यू। डन, एक आंसर आ जाएगा, खुद से करना। आगे बढ़ूं मैं अगले। अब इसमें क्या था ना, यही था जो सबसे पहले हमने आपको हाईलाइट करा दिया, है ना। क्वेश्चन को देखते ही ये वाला स्टेप और ये स्टेप से ये स्टेप लिखना बहुत काम का था, है ना। हम्म। आवाज नहीं आई। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और जो कोर कॉन्सेप्ट है ना कि सर स्टार्ट ही तो नहीं हो रहा है, स्टार्ट कैसे करें, है ना, वो उस पर अपन काम कर लेंगे। ठीक है ना, इसका आप सहमत हो तनिष्क के इस बातों से? हम्म। यही प्रॉब्लम यही होगा ना कि सवाल को रीस्टार्ट कैसे करें। जैसे ये, इसका रीस्टार्ट देखिए कैसे किया जाए। सी एक वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लो भाई ऐसा हमने करा दिया। और सी डॉट ये 8 के इक्वल है, तो सी डॉट ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, है ना। तो बताइए, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन में, लेमडा से मल्टीप्लाई करके। ये हो गया की कॉन्सेप्ट, यहां से यहां तक के बातों का, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये दे रखा है। सेकेंड इंफॉर्मेशन दे रखा है कि सी वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आप करोगे ना, किसका, इस वेक्टर का, तो 8 आएगा। तो यहां से सी वेक्टर का एक इक्वेशन मिला। तो अपने को ये निकालना है थर्ड, सी डॉट ए क्रॉस बी। और सी डॉट ए क्रॉस बी को तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर बॉक्स ए बी सी, है ना, बॉक्स ए बी सी, राइट ना। बॉक्स सी ए बी ऐसे लिख लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। बताओ। तो यहां से यहां तक का जो सफर है, ये येलो वाला और ये येलो वाला, ये है काम का सफर। मानते हो ना? यस और नो? तो सी वेक्टर मैं निकाल दूं, लेमडा के फॉर्म में आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हुए। आई जे के
और यहाँ पे आ गया 1 1 -1, फिर 1 2 1। तो सी वेक्टर में लेमडा के फॉर्म में ही कुछ आया। बताओ सिंप्लीफाई करके कितना आया। और सी वेक्टर जैसे आएगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट आया, लेमडा यहाँ से निकल गया। लेमडा जैसे निकला तो सी वेक्टर निकला, सी वेक्टर निकला ये, है ना। एक लाइन में बन जाएंगे सवाल। रहने दूं मैं या कर दूं आगे फर्दर? बताइए। स्वेच्छा आपके नालायक। चलो सी वेक्टर मेरे साथ सॉल्व करो। चलो अब बता दो, मेरी स्वेच्छा है कि मैं इसको भी सॉल्व कर लूं, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर है। न्यूमेरिकल आंसर में ऑप्शन नहीं आता है ना, बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि सही है या गलत। ऑप्शन घातक भी होता है, आ जाता है गलत ऑप्शन, लगता है आ तो गया आंसर, फिर तो सही ही होगा, है ना। तो न्यूमेरिकल आंसर भी कई बार बहुत सही डिसीजन हो जाता है। हाँ जी। आई कैप के बगल में मेरे को दिखाई दे रहा है 1 + 2 यानी कि 3 आई कैप, है ना। और जे कैप के बगल में दिखा रहा है माइनस, और ये हो गया 1 और 1 2। और के कैप के बगल में दिखाई दे रहा है 2 और 1 यानी कि 1। लो भाई सिंपल बन गया, सिंपल प्यारा सा सी वेक्टर आ गया 3 i कैप -2 j कैप +k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे सी वेक्टर की जगह पे पुट कर देते हैं अपन एल्फा 3 i कैप -2 j कैप +k कैप विद डॉट i कैप +j कैप +3k कैप इज इक्वल 8। एल्फा का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, तैयार रहिएगा। यह आ गया 3 - 2 + 3 = 8। एम आई राइट? तो एल्फा इज इक्वल, ये 336 -2 आ गया कितना? 2 आया, ये हो गया 4। लेमडा जैसे ही 2 आया तो सी वेक्टर खुशी से आ गया। अब सी वेक्टर जैसे ही आ गया तो अपने को ये निकालना है डिटर्मिनेंट वाला सर, 6 -4 और 2। और ए की जगह पे कौन है अपने पास? 1 2 -1 1 2 1। कर लो सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा ये। इसको तो खुद करना। आगे बढ़ता हूँ मैं। कौन? हाँ हाँ, वाह, ये तो बहुत आसान है, फिर मजदूरी से भी बच गए। सॉरी, मैं तो ये तो मजदूरी करने लग गया था, क्योंकि ए क्रॉस बी ही तो अपना वो है ना, c/2 है। क्या कहते हो? तो सी वेक्टर तो है ही है, और ए क्रॉस बी तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, कहाँ गया था, ये है, ये वाला वेक्टर, है ना। और सी अपने पास ये वाला वेक्टर है, क्यों ना दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पता है ना आपके पास, ये है 3 2 और 1। 18 +8 +2, 28 इज द राइट आंसर। आया समझ में? इजीएस्ट सवाल ऑफ द डे निकला ये भी। डिफिकल्ट तो कुछ होता ही नहीं है ना, खास सामने टीचर होता। डिफिकल्ट तो आप बोलोगे सर घर पे लगते हैं, एग्जाम में लगते हैं, है ना। चलो फिलहाल ए वेक्टर दे रखा है, इसमें अल्फा बीटा अननोन है, बी वेक्टर दे रखा है, बीटा अल्फा अननोन है, और सी वेक्टर में कुछ भी अननोन नहीं है। ए डॉट बी दे रखा है, बी डॉट सी, देन 1/3 एंड दिस किसकी इक्वल होगा? लो भाई बताओ, क्या मैं बताऊं क्या मैं? अल्फा बीटा का वैल्यू बेसिकली फाइंड करना है। अल्फा बीटा का वैल्यू आप निकाल दो, फिर ए क्रॉस बी अपन खट से निकाल लेंगे।
है ना, और वो इसके हेल्प से निकलेगा। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन, इन दोनों के हेल्प से, है ना। ए वेक्टर अपने पास ये दे रखा है, आ जाइए ए डॉट बी। अच्छा चलो दोनों बच्चे इसका सॉल्व करो, इसका आंसर लाओ तो क्या आता है, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट। चलो एक सवाल आपके लिए, फटाफट इसे सॉल्व कीजिए, है ना, और मुझे बताइए कि क्या आंसर लग रहा है आपको आने चाहिए। बहुत प्यारा सवाल है। ए डॉट बी दे रखा है, बी डॉट सी दे रखा है, तो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल के बताओ। बताइए क्या आंसर है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, सो गए क्या। अल्फा और बीटा का वैल्यू बता दो, बताओ अनुष्का क्या है अल्फा बीटा। वेरी गुड, यहाँ तक बिल्कुल सही है, अल्फा -1 के इक्वल है। हाँ, अल्फा की वैल्यू बिल्कुल सही है, ठीक है, -1 होगा। व्हाट अबाउट बीटा, अनुष्का आपसे हुआ क्या बच्चा, कहाँ पे। समझ रहे हो ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली ए डॉट बी इक्वल दे रखा है 1 के, ए की जगह पे अल्फा, वेरी गुड, बीटा भी 2 आ गया, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अल्फा बीटा का वैल्यू जैसे ही आ गया, तो ये जो थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप, इसमें आपको चाहिए 1/3 ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी, क्या कहते हो, यही। अच्छा मैंने आपको बताया था क्या कभी कि ये डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पता है क्या ये बात आपको, है ना। लेकिन मेरे को बी और सी का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है ना, तो ठीक है, इसके बाद फिर अपने को ये लगाना ही होगा। मैं सोच रहा था ए डॉट बी का यूज कर,
है ना। यूज नहीं हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट बन जाएंगे। ये 1/3 ऐसे, और बॉक्स में अपने को ले लेना चाहिए क्या क्या, ए बी सी, यानी कि अल्फा का वैल्यू आपके अकॉर्डिंग आया है -1 एंड बीटा का वैल्यू आया है 2। एम आई राइट? ठीक है। अल्फा -1, बीटा 2, 3, और बी वेक्टर में -2, +1, -1, और सी में अपने पास है 1, -2, -1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3, राइट। सबसे मल्टीप्लाई में रहेगा, याद रखेंगे इस बातों का। कौन सा? -2, 1 और 1, सही तो है। बीच में अल्फा का वैल्यू -1 है ना, तो यहाँ पे -1 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव बन गया। तो अब इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। -1 के साथ साथ क्या बच गया, ये -1 +4, यानी कि ओवरऑल -3। -3 लिख लेता हूँ मैं, फिर -2 के साथ मैं लिख लूँ, 3 आ गया ये। समझ रहे हैं 3 कैसे आ रहा है? और फिर 3 के साथ मैं लूँ तो यहाँ पे +3 आ गया, राइट ना। और 2 2 4 और 2, क्लियर। -2 के साथ 3 है, ये सही है क्या? -2 हो गया 4 और 3 है, फिर 3 के साथ लेना 4 और 2, क्लियर है बस। 3 -6 +6। देखो इतना आंसर 1 के लिए करा रहा था मेहनत। वन आया क्या? इतना मेहनत 1 के लिए, हाँ? समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे, काफी रात हो रही है ना, तो ऐसे ऐसे कुछ और सवालों का प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें है बहुत सारे सवाल, इसको भी ट्राई कीजिएगा। रहने दो सेशन इतना पे ही। मैं रेंडमली स्टार्टिंग से सॉल्व किया है, स्टार्टिंग से हर एक टाइप के सवाल आ गए। बाकी सवालों को आप ट्राई कीजिएगा, इसमें तो बहुत सवाल है। ठीक है, करोगे शुभम? हम्म, ठीक है। वैसा मैं सवाल देख लेता हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं क्या। इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, राइट। इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, इसका मतलब समझिएगा, ये कोई 3D में लाइन है, ठीक है। जो लाइन का अपने आप में वेक्टर इक्वेशन होगा, आर वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, क्लियर है। और यहाँ पे एक कोई पॉइंट है जिसका नाम है पी, और इस पी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो अपने पास x1, y1, z1, ठीक है, x1, y1, z1, ऐसा कुछ, क्लियर है। तो इस P पॉइंट का इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आया Q, जिसका वो हो गया अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, राइट। तो प्लेन के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो 2D में लाइन था, लेकिन 3D के लाइन के लिए फॉर्मूला नहीं है। यहां से हम लोग चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ये जो आपके पास एक कोई पॉइंट है M,
तो आप क्या बोलते हो, m इज अ मिड पॉइंट, राइट, m इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, आपको दिख रहा है क्या, ऑफ पी क्यू वेक्टर, है ना, या क्यूपी वेक्टर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट, m is a point, right, on the line, किस पे, r वेक्टर इज इक्वल a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। तो यहां से आपको थर्ड कॉन्सेप्ट लिखना होता है कोऑर्डिनेट ऑफ m, कोऑर्डिनेट ऑफ m, जिसको हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना। किसी भी 3D में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसी लाइन पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ना। और वो कैसे लिखते हैं ये समझ लीजिए। ये अपने आप में जो आर वेक्टर है ना, ये अपने आप में देगा कैसे, ये आर वेक्टर ऐसे देगा, आर वेक्टर इज इक्वल ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, राइट, प्लस लेमडा। बी वेक्टर कैसे देगा, बी वन आई कैप बी टू जे कैप बी थ्री के कैप। ये समझे क्या, हाँ या ना। यहां से ये उठा लो, ये और ये और ये और ये और ये, यही होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बिना इमेज निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया ए वन प्लस लेमडा बी वन, राइट, कॉमा ए टू प्लस लेमडा बी टू, कॉमा ए थ्री प्लस लेमडा बी थ्री। क्लियर, ये जो एम पॉइंट है ना, एम पॉइंट, इस एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, और उसके बाद मिड पॉइंट से इमेज निकल जाते हैं। क्लियर, हमेशा ऐसे ही करते हैं, लेकिन प्लेन के केस में फॉर्मूला लग जाता है, जो लाइन के केस में था ना 2D में, वैसा फॉर्मूला। ठीक है, कुछ सवाल ट्राई कीजिएगा, इतना ही रखते हैं आज के क्लास में, राइट। और फॉर्मूला याद कीजिए, एक दो सवाल देखिए, सोचिए, ट्राई कीजिए कौन कैसे बनाया है। ये देखिए मिरर इमेज, यही सवाल है ना आपका, सर मिरर इमेज वाला बता दो कैसे, यही है ना बच्चा, बताओ। हाँ, यही है वो सवाल एग्जैक्टली जो आप सोच रहे थे। तो ये लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताइए। हाँ, जो अभी अभी हमने बोला, तो आप बोलोगे, है ना, ये -3 + 7 लैम्डा, समझे क्या, -3 + 7 लैम्डा, हाँ या ना, 7 लैम्डा होगा ना, हाँ हाँ उस साइड जाएगा, 3 + 7 लैम्डा, 2 + 5 लैम्डा, राइट, और 1 - 9 लैम्डा, ये एक पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्यों, हाँ ठीक है, मतलब इतना डिफिकल्ट बना दोगे फिर रेशियो अपन लगाने लग जाएंगे, है ना। तो एक लाइन है, ये रहा, इस लाइन का इक्वेशन अपने को दे रखा है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए इस लाइन पे कहीं पे भटक रहा होगा, पी पॉइंट यहाँ है, a, 6, 9, और इसके रिस्पेक्ट में, है ना, इसका मिरर इमेज ये रहा क्यू पॉइंट। तो इसमें आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, ये वाले में। तो आप सिंपली लिख दोगे a + 20/2 इज इक्वल 3 + 7 लैम्डा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। क्लियर है इतना। सेकेंड लिखोगे 6 + b/2 इज इक्वल 2 + 5 लैम्डा, और थर्ड लिखोगे तीन इक्वेशन, तीन अननोन दिखा, 9 + a - 9/2 इज इक्वल 1 - 9 लैम्डा, है ना।
तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकल गया, हमेशा इजी होता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं इस सेशन में, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट। रिवाइज कीजिए अच्छे से, है ना। और कुछ कुछ सवाल जो है उसको ट्राई कीजिएगा, मैं ये पीडीएफ भेज देता हूँ इसमें। और ऐसे रिवाइज करो ना, अब फॉर्मूला याद करो, ठीक है। और एग्जाम देने का इतना परेशान मत हो, सवाल इससे इजी ही आएंगे, इजी ही आते हैं। जो डिफिकल्ट आएंगे वो आपको दिख जाएगा और उसको आपको करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करेगा आपका, राइट ना। रिवीजन कीजिए और होम प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए, ताकि रिवीजन जो हुआ है वो फायदा हुआ है या नहीं वो आप चेक कर लो। हाँ, फटाफट फटाफट टिपताते चलो। फिर और जो भी टेस्ट में हुआ, टेस्ट का एनालिसिस करो कि इसमें क्या मिस्टेक हुआ, किन बातों का याद रखना है, किन बातों का नहीं याद रखना है, किन बातों को आप भूल जाते हो, किन बातों। 10 सवाल का टारगेट लेके चलो स्टार्टिंग में, 10 सवाल ही बनाने हैं, है ना, ज्यादा मत बनाना। 40 50 मार्क्स, 60 मार्क्स ले आना बहुत है इधर, बहुत है। 60 तो बहुत हो गया, है ना। और उधर से उठा लो केमिस्ट्री और इधर से मैक्सिमम मार्क्स। चलो बाय, गुड नाइट।